स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने अभी इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात की है और उनके सामने अपनी शिकायतें रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है फॉर्म 7 के अंतर्गत जो 1,07,000 से ज़्यादा आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति ने 6500 से ज़्यादा आपत्तियां लगाई हैं। 6500 के करीब वोटर्स हैं जिनके वोट पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में आज कांग्रेस कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन से भी मिली हैं, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन से बात की है और उनका कहना है कि एक व्यक्ति 5 से ज़्यादा आपत्तियां नहीं लगा सकता है। अगर लगाता है तो इसके ऊपर ईआरओ जो कि इलेक्टोरल रोल ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका परीक्षण करे और उसके अनुसार कार्रवाई करे। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जिस तरह से ये आपत्तियां लग रही हैं वो आपत्तियां गलत हैं और उनका स्वतः ही जो है उनको रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से ये आपत्तियां हो रही हैं या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो शिकायतें आ रही हैं, इसका निस्तारण करना क्या प्रशासन के लिए या फिर इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है और काफ़ी इसमें लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से नाम को लेकर या फिर उनके एड्रेस को लेकर या पहचान को लेकर जो आपत्तियां सामने आ रही हैं, उसके लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक भी जो हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है, जिसके लिए कांग्रेस ने कल दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय भी कूच किया था और आज इलेक्शन कमीशन से बातचीत कर इस मुद्दे का निस्तारीकरण करने को लेकर आह्वान किया है। और कांग्रेस ने कहा है कि अगर इसका निस्तारीकरण नहीं होता है तो हमारे लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी खुला है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस आपत्ति दर्ज कर रही है। वो कह रही है कि एक व्यक्ति 6000 से ज़्यादा नाम दर्ज कर दे रहा है, जबकि 5 का अधिकार है और फर्जी दर्ज की जा रही है, विधायकों के नाम पे दर्ज की जा रही है कि वो यहाँ के नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि एसआईआर में बहुत सारे नामों पर आपत्ति आई है। हमारी भी उसमें शिकायत है कि हमने भी उनका निस्तारण करने का प्रयास किया। हम भी उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और हमने भी कहा है कि भाई आपको जो छोटी मोटी आपत्तियाँ लग रही है उसका निस्तारण कर देना चाहिए, क्योंकि इस देश के हर नागरिक को मताधिकार का अधिकार है, उसको मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हर आदमी को मताधिकार का अधिकार दें, उसको मतदाता सूची में सम्मिलित करें ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो शिकायत सिर्फ कांग्रेस की है, इस बात को नकार दीजिए। ये हमारी भी शिकायत है। ये अलग विषय है कि कांग्रेस विपक्षी दल है तो वो उस पर वो हल्ला कर सकते हैं, वो निर्वाचन आयोग भी जा रहे होंगे, तमाम बातें कर रहे होंगे। हमको भी सत्ताधारी दल है तो हमको जहाँ प्रस्ताव है वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन शिकायतें हमारी भी हैं, ये कांग्रेस को मानना चाहिए। दूसरा विषय कि कौन सा वोट कट रहा है, कोई भी आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मतदाता मेरा है, क्योंकि मतदान गुप्त होता है। तो वोट अगर कट रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं कांग्रेस का ही कट हो, किसी का भी हो सकता है। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या फॉर्म 7 जो 5 का अधिकार देता है उससे ज़्यादा का अधिकार भी देता है? ऐसा फॉर्म 7 में 2 स्थितियाँ हैं। जो BLA 2 है 50 तक की आपत्ति कर सकता है और जो सामान्य व्यक्ति है वो 5 तक की आपत्ति कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा वो आपत्ति करे तो स्वतः निरस्त मानी जाएगी। बहुत ही सिंपल है। वो 50 से ज़्यादा करे तो स्वतः निरस्त मानी जाएगी। और अगर उन्होंने मान लो आपत्ति की भी है तो उसमें बाकायदा मौका मिल रहा है कि आदमी साबित करे, वो दस्तावेज है उसमें कि भाई ये गलत आपत्ति है, मैं ठीक हूँ, मुझे मतदाता होना चाहिए। एक प्रक्रिया है, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर भी आपत्ति आई थी, मैं भी तो विधायक हूँ। मेरे घर में मेरे पूरे परिवार पर आपत्ति लग के आई। आपके ऊपर किस तरह की आपत्ति लगाई है? ये था कि जो मेरे पिताजी का नाम है, चंद्रमोहन मेरे पिताजी का नाम है, तो उसमें जो मुझे लिख के आया था, वो लिख के आया था कि इस नाम पर 6 से अधिक लोगों ने क्लेम किया है पिता के नाते। ठीक है, उसमें क्या 6 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, ऐसा करके है उसमें, ये तो आपको प्रमाण देने पड़ेंगे। उस पर आपत्ति लगी, फिर जब मुझ पर आपत्ति लगी तो मेरे बच्चों पर भी आपत्ति लग गई, तो हमारे पूरे परिवार पे आपत्ति लगी। फिर हम जाके BLO से बात की, हमने जो भी जरूरी दस्तावेज थे वो दिया, उसका निस्तारण हुआ। तो इसी प्रकार अगर कहीं पर कोई आपत्ति लगी भी है, जैसे विधायक जी का भी नाम आ रहा है, तो ठीक है ना, अपने प्रमाण देंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे और उसका निस्तारण होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। कांग्रेस का यही कहना है कि जैसे बीजेपी से जो आपत्तियां लग रही हैं उसका निस्तारण कर रहा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन कांग्रेस की जो शिकायत है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, गलत बोल रहे, गलत नैरेटिव बना रहे, क्योंकि वहाँ पर जो BLO बैठा हुआ है, सरकारी बैठा हुआ है, साथ में BLA 2 कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी बैठा हुआ है मौके पर। अब अगर उनके BLA 2 ठीक से काम नहीं करे तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता।
या उनके कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं करते उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बाकायदा ये सिस्टम बना हुआ है कि हर पार्टी का एक BLA 2 है जो PLO के साथ में बैठा हुआ है, वहाँ पर वोटों का जो प्रोजेक्शन हो रहा है उसको देख रहा है, उसको वॉच कर रहा है, वहाँ पर ठीक प्रकार से काम कराने का प्रयास कर रहा है। तो कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को बात करनी चाहिए कि भाई अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो ठीक से काम करवाएं, लेकिन पूरी बाकायदा व्यवस्था है। फॉर्म 7 में एक नियम होता है कि जैसे आपत्ति लगाई गई तो उस आपत्तिकर्ता का नाम, नंबर, वो सारी एक आइडेंटिटी रिवील होती है। ठीक है। तो फॉर्म 10 में जब रजिस्टर होती है जाके, तो फॉर्म 10 में जब खोजी जा रही है तो वो गुमनाम आपत्तिकर्ता मिल रहा है। कई जगह पहाड़ में हुआ, यही देखिए नीचे मेरा ये मानना है, अगर इसको कोई कैसे मतलब मैं इसको एक व्यवस्था का प्रश्न है। तो व्यवस्था ये है कि अगर मान लो आपत्तिकर्ता का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आपत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मुझे लगता है व्यवस्था होगी भी, क्योंकि जांच करेंगे वो। अगर मान लो मैं आपत्ति करता हूँ तो मैं उस वोटर लिस्ट का हिस्सा हूँ तो ही मेरी आपत्ति वहाँ पर इंटरटेन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये व्यवस्था का प्रश्न है, अगर ऐसे कुछ कमियां तो ठीक करनी चाहिए निर्वाचन। जैसे कि आपने बताया अभी कि BLO 2 जो है वो 50 आपत्ति लगा सकता है और आम आदमी 5 की तक की लगा सकता है। जिन जगहों से 6,500 या 1,000 से ज़्यादा आपत्ति आ रही है, आपने कहा कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मानते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए इन रिकॉर्ड्स की? दो तरह की व्यवस्था है जी। एक तो जब मैपिंग हुई है तो मैपिंग के बाद की निर्वाचन की आपत्तियां हैं, कोई BLA 2 की आपत्ति नहीं, निर्वाचन की आपत्ति जिसके निस्तारण की बात मैं कर रहा हूँ। एक दूसरा आपत्ति जो हो रहा है फॉर्म 7 के माध्यम से, वो ये हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति वोटर नहीं है, वो वोटर उसको आपत्ति कर रहा है, वो दूसरी आपत्ति। तो जो निर्वाचन की आपत्ति उसका स्वतः ही निस्तारण हो रहा है, उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं सब लोग। अगर मैं आपत्ति कर रहा हूँ, मानो कोई वोटर आपत्ति कर रहा है तो 5 तक का उसका अधिकार है, या BLA 2 है तो 50 तक का कर सकता है। तो उसकी बाकायदा एक व्यवस्था दी गई है कि मान लो मैंने आप पर आपत्ति की है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपके खिलाफ आपत्ति आई, आप बताइए आप है कि नहीं है। तो आप अपने दस्तावेज देंगे, हाँ नहीं मैं ठीक हूँ और मैं यहीं का मतदाता हूँ, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो ठीक कर दिया जाएगा, आपत्ति का निस्तारण। लेकिन विधायक जी शिकायत इस तरीके की भी आ रही है कि जो जिसके ऊपर आपत्ति लग रही है वो तो आ रहा है, जिसने आपत्ति लगाई है वो नहीं आ रहा है। नहीं यार, तो निरस्त हो जानी चाहिए, मैंने पहले भी कहा ना। एक सवाल ये, बीजेपी कांग्रेस को इतर रखते हुए जो वोटर का अधिकार है, जिस तरीके से आपत्ति लग रही है उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। अब पहाड़ की स्थितियों से आप वाकिफ होंगे कि जैसे लोग हैं, पहाड़ में दिक्कतें होंगी, पहाड़ इवन देहरादून में भी है, इतना बड़ा क्राउड है, जो नहीं पहुंच सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक सरलीकरण होना चाहिए कि व्यवस्था बने कि जिससे मैं लगातार बोल रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हो मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना कि आपत्तियों का निस्तारण होना चाहिए और छोटी मोटी आपत्तियों को कहीं ना कहीं आपको ठीक कर देना चाहिए, लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि व्यक्ति का मताधिकार का प्रयोग कैसे होगा, नहीं तो वो हमारा अधिकार है भाई, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, मान लो हम 18 साल के ऊपर के हो गए तो हमारा मत देने का अधिकार सुरक्षित हो गया। तो सुरक्षित हो गया तो जब वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी तो मैं दूंगा। इस पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है, क्योंकि निर्वाचन इसको देख रहा है, इसको सरकार डायरेक्ट में देखती है। तो निर्वाचन की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी इस देश का नागरिक है वो मत देने से वंचित न रहे। आप जानते हैं कि हम लोग जब वोटिंग होती है, जब चुनाव आते हैं तो बाकायदा अभियान चलाते हैं जिससे मतदान, बाकायदा सरकारी स्तर पर अभियान चलते हैं। अगर लोग मतदाता ही नहीं बने होंगे तो वोट कहाँ से देंगे। तो मेरी भी ये आपत्ति है और मैं चाहता हूँ इसका समाधान करना चाहिए, तो थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए। एक सवाल और कि जैसे SIR के तहत एक जागरूकता ये भी बड़ी, लोग अपने अपने इलाकों में अपना नाम रजिस्टर करवाएं। कहीं ना कहीं चुनौती मानते हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी आपके जो एक लंबा बड़ा वोट बैंक जो है वो पहाड़ों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मैदानी इलाकों के देखिए क्या है, थोड़ा सा इसमें एक भ्रांति लोगों ने फैलाई। जो हमारे शहरों में लोग आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं हम साहब पहाड़ में मतदाता बनेंगे, कुछ में क्या परिवार ने कहा तुम 2 वहाँ बन जाओ, हम 2 यहाँ बन जाते हैं, ऐसा भी हो रहा है। उसके पीछे लोगों ने जो लॉजिक जो सामने आया, तो मैंने पूछा भाई क्या लॉजिक है इसका, आप रहते यहाँ हैं, रहना आपने यहाँ, वोट यहाँ देते हैं, अब आप पहाड़ पे अगर मतदाता बन जाएंगे तो क्या आप वोट देने पहाड़ जा पाएंगे। उनका लॉजिक ये था कि साहब लोगों को 2 बातें कहना है। एक बात तो लोगों ने ये माहौल बनाया कि पहाड़ पे जिन लोगों की ज़मीनें हैं, अगर वो मतदाता नहीं हो तो कल उनकी ज़मीनें कोई ले लेगा। एक दूसरा ये बनाया कि अगर पहाड़ पर वोटर कम होंगे तो कल जब परिसीमन होगा तो पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी। ये 2 लॉजिक है। इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, मैंने समझाया भी लोगों को कि हम कहीं के भी मतदाता हूँ, मेरी मिल्कियत उससे प्रभावित नहीं होती है। आज मैं देहरादून में 6 चुनाव लड़ा हुआ आदमी, मैं देहरादून का मतदाता पिछले 40 साल से। फिर पहाड़ पर मेरी जो पैतृक संपत्तियां हैं, जो मेरी भूमि है, वो तो आज भी मेरी है।
वो मेरा परिवार रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, तो उसको तो कोई ले नहीं सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, और दिल्ली में कोई मैं प्लॉट ले लेता हूँ, उसका दाखिल खारिज वगैरह सब हो रखा हो, वो कौन ले लेगा मुझसे? नहीं ले सकता। तो अगर आपके नाम, आपके परिवार के नाम कहीं पर भी कोई संपत्ति है, तो उस संपत्ति का मतदाता सूची में नाम होने से कोई संबंध नहीं है। वो संपत्ति के आप मालिक हैं, ये लोगों को पहले पता होना चाहिए। नंबर 2, जो लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया कि वो पहाड़ में मतदाता बनेंगे तो परसिमन में पहाड़ की सीटें कम नहीं होंगी, उनको भी मेरा ये कहना है कि सीटों का निर्धारण जनगणना के आधार पर होना है, मतदाता सूची के आधार पर नहीं होता है। क्योंकि मतदाता तो समय समय पर जहां जहां जाता है वहां बदलता रहता है, वहां उसका मतदान स्तर बदलता रहता है। तो मतदाता को आधार बनाकर कोई भी सीटों का परिसीमन नहीं होता है। सीटों का अगर परिसीमन होना है तो वो जनगणना के आधार पर होना है, जो फरवरी में प्रारंभ हो। ये भी दोनों चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं और वो वहाँ मतदान अगर बना रहे हैं, एक संकट और जरूर खड़ा हो रहा है कि कोई भी आदमी यहाँ से पहाड़ पर मतदान करने के लिए बहुत कम लोग हैं जो खर्चा करके जा पाएंगे, और यहाँ उनका मतदान होगा नहीं, तो मतदान से वंचित रह जाएंगे। वोट प्रतिशत भी कम रहेगा निश्चित, क्योंकि पहाड़ पे जाएंगे ना, यहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा नहीं, तो यहाँ भी मतदान नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र में समस्या पैदा करने वाले लोग, उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये पार्टी फोरम पे आपने रेज किया, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की डाइवर्सिटी है कि एससी जो एसटी ट्राइबल जो एरिया में, उसमें ब्राह्मण भी, ठाकुर भी हैं, तो वो एरिया बेसिस पे एरिया बेसिस कहीं ना कहीं एक वो भी भ्रम है कि एरिया बेसिस के जरिए अगर वोट वहां नहीं होगा तो फिर वो एक जो रिजर्वेशन है उसका कोई वोटर, मैंने कहा ना कि वोट से इस बात का कोई संबंध नहीं है। आज दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी, बरसों से दिल्ली में बैठा हुआ, डोमिसाइल जो पौड़ी से बनाता है, तो डोमिसाइल तो बनता है ना। बात परसेप्शन की है, परसेप्शन गलत गया, नैरेटिव गलत जा रहा है, परसेप्शन गलत बन रहा है। लोगों ने शुरू में गलत गाइड किया लोगों को, लेकिन अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वापसी के फॉर्म भरे हैं, ऐसा मेरे क्षेत्र में हुआ है। जब मैंने लोगों के सामने विषय रखे, और मैं जनरल मीटिंगों में जब जा रहा हूँ, पब्लिक मीटिंगों में वैसे भी ये विषय मैंने हर फोरम पर रखा है, तो उसका फर्क पड़ा है, उसका लाभ मिल रहा है। लोग धीरे धीरे करके समझ पा रहे हैं, वापसी आ पा रहे हैं। शुरू में एक माहौल बना था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, धीरे धीरे लोग समझ पा रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।